नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। एक और एनडीए जहां मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी के सहारे पुनर्वापसी का दम भर रही है, तो यूपीए के लिए राहुल गांधी पदयात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। तीसरी तरफ तीसरा मोर्चा भी अपनी संभावनाएं तलाश कर रहा है, जिसकी अघोषित रूप से बिहार के सीएम नीतीश कुमार उसका नेतृत्व कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी, जहां की फूलपुर या मिर्जापुर सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल इसके पीछे प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर नजर रहेगी। अगर यहां बढ़त मिल गई तो एनडीए के रथ को रोका जा सकता है, थामा जा सकता है। उधर कांग्रेस की बात करें तो पार्टी सांसद शशि थरूर की अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर है। एक दिन पहले इस संबंध में उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उधर से भी उन्हें हरी झंडी मिल गई। हालांकि केरल से सांसद थरूर का साथ उनके राज्य की कांग्रेस यूनिट भी देने को तैयार नहीं है। केरल यूनिट की तरफ से कहा गया है कि चुनाव लड़ने का फैसला उनका निजी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी गांधी परिवार के साथ ही रहेगी। खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की राहें जुदा होने के बाद सियासी गणित पूरी तरह से बदल गया है। दोनों तरफ से जुबानी जंग के दौर के बीच अब मैदान पर ताकत दिखाने की कवायद तेज कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को बिहार के पूर्णिया और किशनगंज में बड़ी रैली करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए बीजेपी 2024 की शुरुआत करेगी। इधर अब महागठबंधन भी मैदान में ताकत दिखाना चाहता है। इसके लिए महागठबंधन ने बीजेपी की तरह सीमांचल को ही चुना है। दरअसल सीमांचल में विधानसभा की 24 और लोकसभा की 4 सीटें हैं। दोनों बीजेपी और महागठबंधन सीमांचल पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीमांचल का मैसेज पूरे प्रदेश में जा सके। पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका भी सीमांचल से सटा है। अगर यहाँ झंडा बुलंद होता है तो यकीनन पश्चिम बंगाल में भी कुछ फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही 80 सांसदों वाले उत्तर प्रदेश पर भी विशेष फोकस है। संभावनाएं बढ़ रही हैं कि शायद नीतीश फूलपुर सीट से चुनाव लड़ें। इसके पीछे यहाँ का जातिगत समीकरण भी है। इस सीट पर यादव और पटेल लगभग एक समान संख्या में हैं। दोनों ही लगभग 2.5 लाख हैं। अल्पसंख्यक भी इस सीट पर लगभग 1.25 लाख के करीब हैं। अगर सपा का समर्थन मिला तो वे मजबूत माने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अगर फूलपुर या मिर्जापुर से किसी सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो साफ संकेत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सीधे नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उनके गढ़ में चुनौती देंगे। इसका सियासी असर बाकी की दूसरी सीटों पर भी पड़ेगा। ये रणनीति उसी तरह से है जिस तरह से 2014 में मोदी ने काशी से चुनाव में उतरकर यूपी में विपक्ष का सफाया कर दिया था, और अब जेडीयू भी उसी दांव को आजमाने की मूड में दिख रही है। देखा जाए तो देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से ही चुनाव जीतकर दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक यूपी से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने। इसी सियासी इतिहास को देखते हुए माना जा रहा है कि नीतीश भी यूपी से चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रहे हैं, ताकि यूपी के रास्ते दिल्ली का सफर तय किया जा सके। इस बीच नीतीश कुमार कई विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर मिशन 2024 का ताना बाना बुन रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हाल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। जहां एक और राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए भी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। केरल से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान सोनिया गांधी ने शशि थरूर से कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पूरी तरह से तटस्थ रहेंगी। इसके बाद ही अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने और 26 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल करने की चर्चाएं तेज हो गयी। इस तरह से शशि थरूर बनाम अशोक गहलोत के बीच महज सियासी जंग नहीं होगी, बल्कि ये G23 बनाम गांधी परिवार के करीबी के बीच मुकाबला होगा। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विदेश जाने से पहले अशोक गहलोत से पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह कर चुकी थीं। अशोक गहलोत उस समय तो खामोश रहे, लेकिन शशि थरूर के चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करने के बाद उन्होंने हामी भर दी। It's a routine meeting. Being a general secretary organization, I have to meet my president to discuss organizational issues. Last 15 days,
I was not here. I'm totally in Bharat Jodo Yatra. That was the little bit pending organization issues there. Therefore, I need to discuss with the Congress president. That's why I discuss with her. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായോ? So was polls discussed? Certainly, that poll is already announced. What is the need of a discussion? Election already announced. 22nd notification will come. 24th onwards nomination will come. Let us. മത്സരിക്കാനില്ലാന്ന് ഗാന്ധി കുടുംബം No. Who told you that? Not Gandhi Kudumbam. I don't want to involve all these things. Whomever filing nomination, let them file the nomination. शशि थरूर भी कांग्रेस के जाने पहचाने चेहरे हैं और पढ़े लिखे नेता भी हैं। थरूर कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 में शामिल हैं। G23 गुट ने साल 2020 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव किए जाने और अध्यक्ष का चुनाव कराए जाने की मांग की थी। इस गुट के प्रमुख चेहरे गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं, तो जितिन प्रसाद और कपिल सिब्बल भी दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। वहीं शशि थरूर ने पिछले महीने एक पत्रिका में लेख लिखकर कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा था कि कांग्रेस में फैसला लेने वाली सर्वोच्च कमेटी CWC में भी 1 दर्जन पदों के लिए चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। इससे पहले शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मांग करते रहे हैं। हालांकि थरूर की राह आसान नहीं होने वाली। थरूर का साथ उनके राज्य की कांग्रेस यूनिट भी देने को तैयार नहीं है। केरल यूनिट की तरफ से कहा गया है कि चुनाव लड़ने का फैसला उनका निजी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी गांधी परिवार के साथ ही रहेगी। 2 सांसदों के मुरलीधरन और कोडिकुन्निल सुरेश ने कहा कि गांधी परिवार जिसके लिए भी सलाह देगा, बहुमत उधर ही रहेगा। दूसरे राज्यों की कांग्रेस इकाइयों की तरह केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अब तक 8 इकाइयों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, जिनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और गुजरात शामिल है। जहां राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए एक के बाद एक राज्य प्रस्ताव पास कर रहे हैं, लेकिन राहुल अपना पत्ता नहीं खोल रहे। ऐसे में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनावी ताल ठोक सकते हैं। इस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद रोमांचक मोड़ से गुजर रहा है, तो 2 दशक बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कई दांव चलने के लिए हर कोई तैयार है। सबका अपना अपना दांव, सबकी अपनी अपनी डबली, सबका अपना अपना राग। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोनों तरफ निगाहें रहेंगी। एक तरफ नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से दिल्ली की गद्दी तक का रास्ता तय करने वाले हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नसीम खान, कांग्रेस नेता, संजय सरकार, प्रवक्ता TMC और प्रोफेसर KK त्रिपाठी JDU की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। नसीम खान, आपसे शुरुआत करते हैं, फिर हम JDU के पास जाएंगे। ये जो चुनाव की बात चल रही है, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे चलने की कोशिश की जा रही है, ये क्या लगता है 3 तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा क्या आपके पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए? कि एक तरफ शशि थरूर बनाम अशोक गहलोत और फिर धीरे से एंट्री राहुल गांधी की। देखिए, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ सीधा सीधा, ये कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और क्या होगा क्या नहीं ये सबके सामने कुछ ही दिन में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक। मुद्दा आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना है, कौन होगा कौन नहीं होगा ये नहीं है। मुद्दा आज के समय बेरोजगारी और महंगाई का है। ठीक। मुद्दा आज के समय टूटते हुए दिलों का है। मुद्दा आज के समय मुरझाए हुए चेहरों का है। मुद्दा आज के समय चेहरे किसके मुरझाए? आम लोगों के, देश के लोगों के। 18% GST, सेकंड हाईएस्ट GST इस देश के अंदर शिक्षा पर है। मुद्दा यह है कि 400% आपने फीस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बढ़ा दी है। मुद्दा यह है कि चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी की छात्राएं बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रही है, इलाहाबाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा लोगों के
अधिकार से बाहर होती जा रही है। मुद्दा ये है, मुद्दा ये तेल का, पेट्रोल का, आटे का, चीनी का। ठीक है। मुद्दा ये है देश के अंदर नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि लोग मदरसों को, एएबीयू को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं कि इनको बम से उड़ा देना चाहिए। मुद्दा यह है कि हिंदू मुस्लिम, तो ये मुद्दे क्यों बने आपको पता है ना? ये जो मुद्दे जिनको आपने इतना सारा गिना दिया, आपने मेन्यू में समेट दिया, वो क्यों बने हुए हैं? वो इसलिए बने हुए क्योंकि विपक्ष कह रहे हैं कमजोर है। देखिए, मैं ये नहीं समझता अगर विपक्ष कमजोर है, विपक्ष को फिर इतनी गंभीरता से लिया क्यों जाता है? विपक्ष इस टाइम कांग्रेस पार्टी है देश के अंदर। चलिए ठीक है। हम इसलिए भी मानते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ अगर सड़कों पर कोई लड़ रहा है और आम आदमी की बात को कोई कर रहा है और दिलों को जोड़ने की बात कोई कर रहा है, तो राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन दिलों को जोड़ने की बात तो नीतीश कुमार कर रहे हैं ना। वो भी नगरी नगरी द्वारे द्वारे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। जितने भी सेकुलर दल है इस देश के अंदर, जो समान विचारधारा के दल है या देश को टूटना नहीं देना चाहते, वो सारे लोग दिलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं जो दिलों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक बात और कुछ राजनीतिक दल ऐसे जिनके खुद के दिल टूट रहे हैं, ये भी तो है ना। कोई किसी का दिल नहीं टूट रहा है। देखिए, सबकी अपनी राजनीति में हमें अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज देश को बचाने की बात है, देश की। चलिए, अब भारत जोड़ो यात्रा के लिए जिस तरह से निकला जा रहा है, दिल भी जुड़ जाए तो बड़ा बेहतर काम होगा, क्योंकि कई नेताओं के दिल टूट गए हैं कांग्रेस में। के त्रिपाठी जी, थोड़ा नीतीश कुमार के बारे में भी बता दीजिए। उनको लग रहा है कि मोदी जी ने जिस तरह से यूपी से, अक्सर राजनीति में सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि अगर आपको दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश से होकर इसका रास्ता जाता है। अब 2014 वाला दांव जो है वो नीतीश कुमार भी मोदी जी की तरह चलना चाह रहे हैं। रवीन जी, भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो बिहार से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश से होते देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचता है। ये तो पुरानी कहावत हो गई, अब तो गुजरात चला गया ये काम। लेकिन अब उसमें गुजरात का जो काम हुआ है वो उत्तर भारत की थोड़ी सी कमजोरी रही है और हम पूरे देश में कहा जा रहा है गुजरात मॉडल है। माननीय नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया अभी आरजेडी के साथ जा करके और 164 विधायकों का जो उनको समर्थन हासिल हुआ है, उसको लेकर के हमने उत्तर प्रदेश से उनको प्रस्ताव दिया है कि हमारे यहाँ फूलपुर, अम्बेडकर नगर और मिर्जापुर और फतेहपुर से आप चुनाव नहीं, लेकिन सुशासन बाबू उत्तर प्रदेश से जब चुनाव लड़ेंगे तो क्या कहेंगे जाके? क्योंकि उनको तो बिहार में ही पलटू राम कह रहे थे आपका जिससे गठबंधन हुआ है। रवीन जी, कहना तो अलग बात है। अब जब आए थे वो क्या नाम है आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो मॉडल लेके आए थे। हाँ, तो वो मॉडल हमारे पास भी है, बिहार का मॉडल है जो हमने विकास, तो उससे तो दोबारा सत्ता में आ गए ना, वो उसी दम पे आए हैं। जनता का जन समर्थन जो उनको मिला है भयंकर मिला था, उसी मॉडल से हम उनको घेरेंगे। लेकिन उल्टी तरफ बिहार में अगर के त्रिपाठी जी देखे तो आपकी तो सीटें कम हो गई। रवीन जी, हमने शराबबंदी की है, वहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया है, अति दलित अति पिछड़े को सबको काम दिया है। नहीं, महिलाओं को सवाल समझिए के त्रिपाठी जी, एक मिनट सवाल ये है, सुनिए, सुन लीजिए समर्थन न हासिल होता। ठीक है, आप सुन तो लीजिए, क्योंकि अश्विनी शाही जी और बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारे उनके जहन में भी सवाल चल रहे हैं, तो उनके पास भी हम पहुंचेंगे। लेकिन के त्रिपाठी जी, हमने कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं तो वो अपना मॉडल भी दिखाते हैं, अपना काम भी दिखाते हैं। आपकी तो अपने ही राज्य में सीटें घट गई और दया करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पे बैठाया, तो किस मुंह से जाएंगे उत्तर प्रदेश? रवीन जी, वो उसके बारे में बता रहा हूँ कि हमारे साथ धोखा हुआ है और उस धोखे में हमारी सीटें कम हुई। हमारी 115, 100, 110 तक सीटें आती थी, लेकिन ये हमारे साथ पिछले चुनाव में जो धोखा हुआ है उससे हम आप है और इसी कारण हमने गठबंधन को तोड़ा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के धर्म को नहीं निभाया। ठीक है अश्विनी शाही जी, ठीक है अश्विनी शाही जी, फूलपुर से हो सकता है नीतीश कुमार जी तैयारी कर लें चुनाव की, घबराहट के संकेत कहीं मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने तक का रास्ता क्या इतना आसानी से जेडीयू तय कर पाएगी?
रविंद्र जी, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में पूरे भारत में कहीं से कोई चुनाव लड़ सकता है। राहुल गांधी जी अमेठी हार गए, वायनाड गए, वहां से जीत गए। तो नीतीश जी के अंदर भी मोदी जी के तरह बनने की इच्छा हो रही है, तो वो तो अगला 2-3 जन्म लेना पड़ेगा उनके तरह काम करने में, उनके तरह लोकप्रिय होने में। क्योंकि इनके जो समर्थक हैं, जो जिनके साथ आज 164 का माननीय त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हमको 164 का समर्थन है, उनके मुखिया ने क्या कहा वो देख ले। वही लोकप्रियता उनकी खत्म हो गई। ये तो सांप का केचुल है और क्या क्या उन्होंने कहा था लालू जी ने। उसके बाद कैमरे पर फोकस करके इनके एक मंत्री जो आज तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने कहा कैमरे पर मुंह ऐसे करके पलटू चाचा 2 बार कहा। ये चीजें हैं, वहां पर लोकप्रियता देखें। और सबसे जो यक्ष प्रश्न है कि 164 में इनके कितने विधायक हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस विधायकों के अनुपात में इनको बिहार में 40 में से कितनी सीटें मिलेंगी? नहीं, आपसे थोड़ा ये भी समझना है, ऐसा क्या मूल मंत्र है आपके पास कि जो भी गठबंधन तोड़ता है, आ रहे हैं के त्रिपाठी जी, जो भी गठबंधन तोड़ता है कुछ समय बाद खबर ये आती है कि कई जगह से विधायक टूट के बीजेपी में चलेगा। ये कौन सा मूल मंत्र है आपके पास? नहीं, अभी तो नीतीश जी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। अलग बात है। जेडीयू के कई नेता टूट के चले गए आपके पास। रवीन जी, अरे, इनके पास एक ऐसी मशीन है जी, वॉशिंग मशीन है जिसमें धुल देते हैं सब साफ हो जाता है। हाँ, इनके पास बहुत बड़ी ऐसे मशीन है। ही यही घबराहट है विपक्षी दलों को, यही घबराहट है क्योंकि हर चुनाव में धुलाई हो रही है। देखिए रविंद्र जी, धुलाई कर देते हैं। तो मेरा ये कहना, अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं। मैं अपनी बात पूरा कर लूँ। अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं, के त्रिपाठी जी, अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, के त्रिपाठी, त्रिपाठी जी, अश्विनी जी की बात पूरी सुना हो जाए। अश्विनी जी की बात थोड़ा पूरी सुना जाए त्रिपाठी जी, क्योंकि चीजें जो है, अगर मान लीजिए इनको 20 में से 40 में से 10, 12, 13 मिल जाती है और बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट हो जाता है जैसे पहले था। रवीन जी, मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है। 6-7 जी, बस आ रहे हैं ही मिलेंगी। जी। और एक बार मेरा ले लीजिए, उसके बाद मैं लिख 6-7 लूंगा। 6-7 सीटों का जो नेता है वो क्या देश का प्रधानमंत्री बनने की कुवत और काबिलियत रखता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक। अभी हमारे दादा आज घबरा रहे हैं के त्रिपाठी जी, थोड़ा संजय दादा जाने की बात कह रहे हैं वो। क्या संजय दादा इनको नेता अश्विनी जी, मानने के लिए तैयार है? अश्विनी जी, नहीं है। अश्विनी जी, के त्रिपाठी को शायद कहीं दूसरी डिबेट में जाना है वो, या फिर वो घबरा रहे हैं आज, पता नहीं क्यों इतना। घबरा नहीं रहा हूँ। हाँ। नहीं, मेरा एक दूसरे चैनल पे है, अच्छा इंडिया टीवी पे है। जी। मैं 2-3 बातें कह के जोड़ना चाहता हूँ। जी, देखिए, उस तक जो आपने कहा, एक सवाल उठाया कि 8 या 10 MP, तो जब आपने एक विधायक से लोग सरकार बना देते हैं, देवगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री हुए, I.K. गुजराल इस देश के प्रधानमंत्री हुए, चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री हुए, तो माननीय नीतीश कुमार को बनने में क्या दिक्कत है? 10 साल पार्लियामेंट में रहे। समर्थन कौन कर रहा है त्रिपाठी जी? एक मिनट अश्विनी, अभी कांग्रेस के नेता बैठे, पूछिए समर्थन दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे हैं। देखिए अश्विनी जी, 10 साल वो केंद्रीय सरकार में रहे हैं और 17 साल लगभग आपके बिहार में रहे हैं। हमारे और उनके ऊपर बेदाग- नहीं, के त्रिपाठी जी, अश्विनी जी ये कह रहे हैं, अश्विनी जी ये कहना चाह रहे हैं कि उनको तो बनाया गया, नहीं, गलत आप बात। तो खुद ही आगे निकल के जा रहे हैं। अरे भाई रवीन जी, पिछले बार इनके प्रधानमंत्री और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी मीटिंगें हुई है उसको निकाल करके जरा अश्विनी जी को दिखा दीजिए। हर मंच से कहते थे कि नीतीश कुमार ही बिहार के प्रधानमंत्री होंगे, सुशासन बाबू होंगे। ये बिहार के प्रधानमंत्री, बिहार के प्रधानमंत्री कैसे हो ये जाएंगे? कौन सा देश है? और इनके प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, राइट, देश के बिहार को अलग प्रधानमंत्री देश है, मान लिया क्या आपने? और आपने सबने कहा और कहने के के बावजूद- त्रिपाठी जी, बिहार को अलग देश मान लिया क्या आपने? और कहते नहीं, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी इनके ही भाषण देते थे बिहार में। त्रिपाठी जी, माननीय त्रिपाठी जी, एक उदाहरण तो लीजिए। हाँ। अभी ये कर्नाटक में मिलकर आए किससे? उसी देवगौड़ा जी के बेटे कुमार स्वामी से, ठीक, और सब बात करके नीतीश कुमार जी आए और इनके पटना पहुंचने के बाद मैसूर में हमारे साथ मिलकर उन्होंने मेयर चुनवा दिया। और ऐसे ही तो इनकी जो है आगे चीजें बढ़ रही हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि जो काम आप लोग गोवा में कर पाए, जो काम आप दूसरी जगह कर पाए, वो कर्नाटक में कर नहीं पाए, चल नहीं पाया शायद। नहीं, कर्नाटक में की बात नहीं, मेयर जो है वो वॉशिंग मशीन से बात ठीक कर करके आए। देंगे। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, अगर एससी ना आता तो। वॉशिंग मशीन ऐसी है कि आप सबको धुल करके ठीक कर लेंगे। हाँ। अरे नीतीश तो जी भी नीतीश धुले कुमार हैं जी- यहाँ का। नीतीश कुमार जी धुल को गए। आपने जबरदस्ती वोट दिलवाया, वोट लेने नहीं जा रहे थे बिहार में। नीतीश कुमार जी, और
और रविंद्र जी, एक नीतीश शब्द और कुमार जी कहूंगा। साफ सुथरे हो रविंद्र गए, जी, इसलिए निकल पड़े पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की तरफ। जी ने कहा है कि देश में 3 ही समाजवादी को मैं मानता हूँ, ठीक है। डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और तीसरा नीतीश कुमार को। ये मेरा शब्द नहीं है, ठीक है। ये देश के प्रधानमंत्री का शब्द है, पार्लियामेंट पे है, उनके ऊपर बेदाग छवि है। और ये बहुत अटल जी प्रधानमंत्री थे, आपको झटका दिया जाएगा आगामी 2024 के चुनाव में, ठीक है। ध्यान ये दीजिएगा। आप मान के चलिए। संजय जी, टीएमसी बड़ा तगड़े झटके देती है, या ममता जी को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे जाना किधर है, उन्हें जाना किधर है। अभी अभी हालिया बयान उनका सुना, बड़ी शांति से उन्होंने कहा कि जो ईडी के और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि कुछ नेता हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से पड़ रहे हैं। ये जरा समझा दीजिए क्या मतलब इसका। देखिए, एक चीज है, विपक्ष के जो यहाँ पर जो बहुत मजबूती है, जो लहर है बंगाल से, जो गंगा मैया से जो लहर उठ रहा है, वो हावड़ा होके, आसानसोल होके, धनबाद होके, गया होके, सासाराम होके, बनारस होके, प्रयागराज होके, कानपुर होके, दिल्ली में सीधे जाके गिरेंगे। ठीक है। ये एकदम लहर, जो लहर है, जनता को जो लहर है, इसमें टीएमसी है कहीं पे इस लहर में? नहीं, ये लहर में हम नीतीश जी को साथ में पूरा तरफ से है। रह गया है मोदी जी को बयान। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के पहले ममता दीदी को बोला था कि हम ये जब भी अगर प्रधानमंत्री होते हैं तो हम ये घटिया किस्म का काम कभी भी नहीं करेंगे, सीबीआई को नहीं। क्यों? सीबीआई उनको पीछे काफी बार लगा। घटिया किस्म का काम क्या? घटिया किस्म कांग्रेस जमाना में, मतलब ईडी सीबीआई घटिया है, आप ये कह रहे हो? नहीं, ये मोदी जी बोले थे। आप समझिए, मेरे बात को समझिए पहले, उसके बाद आप सवाल कीजिए, हम पूछते हैं। उस समय ये सीबीआई का मतलब बोलते थे कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम नहीं बोलते थे। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थी गुजरात को, उस समय बोले थे, हम नहीं बोल रहे थे। आपको बस प्रेस डिटेल्स जो हम आपको दे सकते हैं, अभी पेपर कटिंग भी देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया था, हम दे सकते हैं उसको। तो ममता जी को बोला इस टाइप का घटिया किस्म का काम मेरे से नहीं हो सकता है। तो मैं क्या सोचेंगे, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं जैसे घटिया किस्म का काम मेरे से नहीं हो सकता, तो ये घटिया किस्म का काम कौन कर रहा है? क्यों विपक्ष के ऊपर में कर रहा है? तो प्रताप सरनाइक जो 175 करोड़ रुपया में ईडी में जो छापा मारा था शिवसेना को, जो एमएलए, इसमें 8 जून को उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा था, मराठी में लिखा था, जो आप एनडीए को साथ में जाइए, यूपीए को गठबंधन छोड़ दीजिए। ये तो उसको बाद में उसके ऊपर क्यों चार्ज नहीं हुआ? आप बताइए, आप बताइए, पूजा सिंघल का घर में 174 करोड़ रुपया मौजूद हुआ था। अमित शाह को खास आदमी है, तो उसका पीयूष सक्सेना को घर से 277 करोड़ रुपया बढ़ा, उसको भी कुछ खबर नहीं है। तो कहाँ होता है? आप ईडी सीबीआई का उसका मतलब समझने पड़ेगा। ईडी सीबीआई कुछ व्यक्तियों, कुछ चयन व्यक्तियों को बारी में वो काम करते हैं, और वो बात जैसे बोलते पीछे विपक्षियों को तोड़ने के लिए काम करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी ये बात नहीं बोला है, हम आपको वो बता सकता, हजारों आदमी, लाखों आदमी, करोड़ों आदमी के साथ ये बात हम साबित कर सकता, नरेंद्र मोदी जी ये बात बोले। तो साबित कर क्यों नहीं पा रहे आप लोग? साबित करिए ना, कोर्ट पहुंच जाइए, जेल भिजवा दीजिए अगर ऐसी कार्रवाई हो रही तो। नहीं, कोर्ट क्या है, मैं आपको बता रहा है। कोर्ट देखिए तुरंत डिसीजन दे देंगे। सीबीआई ईडी जांच की जो हो रहा है निष्पक्ष नहीं हो रहा है, ये जांच करने के लिए देंगे, लेकिन जांच जो कर रहा है वो तो मालिक का तोता। नसीम खान जी, आपको भी ऐसी लगता है? मालिक का, जैसा कि संजय सरकार को लग रहा है, मालिक का तोता है ये जी। नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही रवैया अपनाने के लिए ईडी और सीबीआई के डंडे का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर। अभी आप देखिए, नेशनल हेराल्ड के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी जी को कई दिन बुलाया गया, राहुल गांधी जी को पूरे हफ्ते बुलाया गया, कई घंटे बिठाया गया, आखिर निकला क्या? कन्वेंशन रेट देख लीजिए आप ईडी का, जितने छापे मारे हैं और जितने केस बनाए हैं, उसका कोर्ट में क्या हाल हुआ है, हम इस पे नहीं जाना चाहते। आज हम एक बात करना चाहते हैं। एक ऐसा नेता जिसके ऊपर आरोप लगाते थे पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का, एक ऐसा नेता जिसको युवराज कहा जाता है, एक ऐसा नेता जिसको राजनीतिक रूप से नासमझ कहा जाता था, आज वो नेता 12 दिन से 25 किलोमीटर पर डे चल रहा है, और अकेला नहीं चल रहा है। आप देखिए, आज नहीं तो कहना क्या चाहते हैं कि कांग्रेस की जो नैया है वो राहुल गांधी के ही हाथ में है अभी तक कमान? राहुल गांधी इस देश के अंदर बहुत बड़े नेता के रूप में, तो फिर ये चुनाव प्रक्रिया खत्म कर दीजिए ना। अध्यक्ष पद के लिए क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं? राहुल गांधी बेवजह कह रहे हैं कि हम तो प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहे, हम तो कार्यकर्ता के तौर पर चल रहे हैं, तो फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही? मैं आपसे चीज कह रहा हूँ, देश के अंदर चुनाव, कांग्रेस के संगठन का चुनाव बहुत छोटा मुद्दा है। आज देश के अंदर जो मुद्दे, अरे सर, कांग्रेस, आप ये बताइए कि कांग्रेस की जो नैया है वो है किसके हाथ में? बीजेपी तो साफ कहती है कि मोदी जी के हाथ में है, आप क्यों नहीं कह पा रहे किसके हाथ में है? कांग्रेस
कि नया कांग्रेस पार्टी को इस टाइम हमारी कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी चला रही है, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी। इसमें कोई शंका है किसी को? क्या हमारे पास कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है? हमारा परमानेंट तो अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष कौन अभी होगा? 22 तारीख को आप इंतजार करिए ना 22 तक का। आज मुद्दा ये नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा में और कोई चेहरा नहीं है जो सामने आए? राहुल गांधी आगे चल रहा है, राहुल गांधी नाव चला रहे हैं, राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं। अरे और भी तो नेता गए होंगे, बड़े नेता, उनको दिखाइए। ये नहीं दिखाई दे रहा है कि 12 दिन में 25 किलोमीटर 20,000 आदमी राहुल गांधी के पीछे चल रहा है। हाँ। जिस रोड पे निकल रहे हैं उस रोड का बच्चा तो 20,000 तो भीड़ में है ना। आपके साथ कौन है? पूरा भीड़ वोट बैंक नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए चुनाव में। के स्वागत के लिए आ रहा है। आप वोट बैंक भीड़ वोट बैंक नहीं होती है। आप वोट बैंक की आप इंतजार करिए। भीड़ तो चुनाव में भी नजर आती है। आप 2024 का इंतजार करिए। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ सर, की बात नहीं कर सकते आप। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, भीड़ को क्या वोट बैंक कहा जा सकता है? नहीं कर सकते आप जिस तरीके की अश्विनी साई जी, आप 18% जीएसटी की बात नहीं कर ठीक है। सकते। अश्विनी जी, जी, देखिए दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर। ठीक है, जवाब दे रहे हैं अश्विनी जी, फिर हमें जाना उधर। अब मेरी बात सुनिए ना, कुमार श्रीकांत जी के पास जाना। 103 करोड़ से ऊपर की संपत्ति संजय दादा की पार्टी के मंत्री के यहाँ से पकड़ी गई है, अभी तक जब्त हुई है, और ईडी सीबीआई बेकार है। उन्होंने पूजा सिंघल का भी नाम लिया, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। हाँ, पूजा सिंघल का भी नाम लिया। कोई जेल में बचा है कोई? सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जहाँ इनके पार्थो दादा हैं वहीं पर सब लोग हैं। उन्होंने पीयूष जैन का भी नाम लिया। सुवेंदु भी न्यायालय से पहुंचेंगे, उनको जमानत मिली है। सुवेंदु भी जाएंगे। जिसके खिलाफ जांच होगी, जिसके खिलाफ केस चलेगा, कागज कभी नहीं मरता है रविंद्र जी। संजय जी सुन लीजिए, अगर जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, भले ही पार्टी में होगा। बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं अश्विनी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। अरे भाई नसीम भाई सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है, क्यों बीच में बोलने से कोई मतलब है क्या? नंबर नहीं मिलते हैं मेरा बीच में। अरे मैंने तो बोला ही नहीं बीच में, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं बीच में। प्रभु, मैं एंकर महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ, मेरा एक सवाल ले लीजिए। ठीक है, कह दीजिए। इसी अश्विनी बंगाल सुन के अंदर, अश्विनी इसी बंगाल के अंदर जब मुकुल राय टीएमसी के नेता थे, रोज सीबीआई बेल बजाती थी, जैसे दूध वाला बेल बजाता है मुकुल राय के, और अखबारों के पन्ने पे आता था मुकुल राय चोर है। डेली सीबीआई जाता था। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा मुकुल राय ने पहना है, उस दिन से वो जांच कहाँ चले गई? जवाब दे दे। हेमंत बिस्वा के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाते थे। चलिए हो गया आपका। ठीक है, अब जवाब ले ले रहे हैं, जवाब ले ले रहे हैं, जवाब ले ले लीजिए भाई, जवाब ले लीजिए। ठीक है, आप जवाब तो ले लें। जवाब कहाँ है? अरे नसीम खान साहब, जवाब तो ले लें। आप जवाब तो ले लें। हेमंत बिस्वा ठीक हो गए। अगर आप नसीम जी जवाब तो ले लें, फिर हमें जाना है। आप ही बोलते रहेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। जवाब ले लें। बहुत स्पष्ट रूप से बाकी लोग भी हैं, उनको बोलें। इधर उधर की बात नहीं करता हूँ नसीम भाई, आप लोगों की तरह कि आज मुद्दा कांग्रेस जवाब दीजिए चुनाव है और उधर है। जी। मैं ईडी सीबीआई पर आप ले आकर कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि इस देश में न्यायपालिका पर आपको अगर भरोसा है, आपके पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो चुनाव आपके केस लड़ते हैं, आप माननीय कोर्ट में जाइए कि ये दागी है मुकुल राय, क्या घंटी बजती थी, क्यों नहीं हो रहा है, एक आदेश करा लीजिए। हम तो कह रहे हैं, आप कुछ नहीं करेंगे। आप अरे भाई, अरे मान लीजिए, अरे सुनिए तो हम तो कर ही रहे हैं। हम तो सोनिया गांधी की जांच करा रहे हैं। नसीम खान साहब ये कहना चाह रहे हैं अश्विनी जी कि जितनी तेजी से कार्रवाई तब होती है जब वही नेता दूसरे दल में होते हैं, उतनी तेजी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब क्यों नहीं दिखाई जाती? इसी सवाल का जवाब देखिए, हर जगह तेजी दिखाई जाती है, लेकिन क्या ये बताइए, ईडी और सीबीआई जहाँ जा रही है वहाँ उसको कुछ मिल नहीं रहा है, सब जगह मिल रहा है। क्या हम पार्थो दादा को छोड़ देंगे? मनीष सिसोदिया तो कह रहे कुछ नहीं मिला, लॉकर तक खंगाल दिया उनका। कौन कह रहा है? मनीष सिसोदिया दिल्ली। झुंझुना है ना रविंद्र जी, वो जो झुंझुना कह रहा है ना अरविंद केजरीवाल, अभी पता चलेगा जब जांच पूरा होने दीजिए, सबका एक टाइम होता है। कुमार श्रीकांत जी, ये जो बातें कही गई हैं, सवाल ये है, डिबेट ये है कि नीतीश कुमार जी, ये सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं 2014 की, 2024 की, तो क्या लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे? और दूसरी चीज, ये जो ईडी की बात चल रही, सीबीआई की बात चल रही और वॉशिंग मशीन की बात चल रही, कितना सहमत है? पहले जो भी जवाब देना चाहे वहां से शुरू कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपने आप को आजमाना चाहते हैं, और अगर वो
फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन आपको पता है कि उनके पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, वो इस बात को कहते हैं कि कुर्मी और लोध वोट फूलपुर में बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है थोड़ा जमीनी गणित भी समझना चाहिए। फूलपुर से लड़ने वाला हर एक व्यक्ति नेहरू नहीं होता है, और अगर आप नेहरू बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपके साथ पार्टी की वो विरासत भी होनी चाहिए। दूसरी सबसे खास बात है कि नीतीश सपना देखना, महत्वाकांक्षा पालना कोई बुरी चीज नहीं है, और मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है। और अगर इस देश में आप जी रहे हैं तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीतिक तौर पर ये फ्रीडम सबके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये ध्यान रखना चाहिए कि आप नेहरू नहीं। दूसरी सबसे खास अहम बात है, ईडी और सीबीआई को क्लीन चिट तो ममता बनर्जी दे चुकी हैं, दीदी दे चुकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से क्लीन चिट दे चुकी है, क्योंकि आपको याद हो सिलीगुड़ी में हेमंत बिश्व शर्मा और जो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, जो उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे, और ममता बनर्जी के बीच 3.5 घंटे की लंबी बातचीत चली थी। और आपको पता है जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम चाय पीने गए थे। अब वो कौन सी चाय पीने गए थे जो 3.5 घंटे चली थी, ये बात समझ नहीं आता। मतलब चाय पे चर्चा जो शुरू हुई थी वो वापस चाय पे चर्चा हो गई। हाँ, चाय पे चर्चा नहीं, चाय पे संबंध बेहतर बन गए हैं। हाँ। मुझे लगता है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच एक बेहतर तालमेल बना है। वो ये बना है कि लिंचिंग जो हो रही थी पश्चिम बंगाल में, वो बीजेपी के वर्कर्स के खिलाफ वो टीएमसी बंद कर चुकी है। दूसरी चीज, जो भतीजे फंस रहे थे ममता बनर्जी के लिए, उनको लेकर एक डील हुआ है कि ममता बनर्जी के भतीजे को नहीं सीबीआई ईडी उठाएगी, ना उनकी बहू को उठाएगी। बस बाकी जो टीएमसी के लोग हैं जो उनके लिए राजनीतिक एक तरीके से टक्कर दे सकते थे 2024 में, इसमें तो ऐसा लग रहा है आपने मोहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खेल में शामिल है। खेल में शामिल है। संबंध देखिए, ये तो साठगांठ हो चुकी है। वो टीएमसी वाले नहीं माने, बीजेपी वाले नहीं माने, लेकिन ममता बनर्जी पिछले 3 महीनों से खास तौर से जिस तरीके से बीजेपी के पिच पर जाकर टुक टुक कर रही है, मतलब जो बॉल आ रही है उसको केवल प्ले कर रही है, रन नहीं बना रही है। संजय तो सरकार समझ सकते हैं। संजय सरकार, धुआं उठ रहा, आग तो होगी, बहुत बड़ी बात कह दी है। देखिए, जोकर जैसे बात सुनने में जोकर जैसे बात सुनने में कुछ दर्शकों को आनंद दे सकते हैं सब बात में, लेकिन ये जोकर जैसे बात राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है और बहुत स्पष्ट रखी है, और आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ उन्होंने रखी है। आप जो ऐसे नहीं कह सकते किसी को। देखिए, रिंग में, देखिए सर्कस में रिंग में जोकर को दिखाने जाता है, जोकर दिखाते हैं, जोकर खेल दिखाता है, कुछ बात। ये किसके लिए कह रहे हैं? आनंद लेता है। ये थोड़ा स्पष्ट करें, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा है इसके जो भाई अभी बोले है बात, हाँ। ये बात जोकर कह रहे हैं। अगर ऐसे जैसे नहीं, ये इन शब्दों को तो वापस लेना चाहिए। देखिए संजय सरकार जी, अच्छा वक्ता जो है वो पर्सनली अटैक नहीं करता। उन्होंने तथ्यों के साथ बात रखी, आप उसका जवाब दीजिए। आप उनको जोकर बोल रहे हैं। हम तथ्यों को साथ बात कर रहे हैं। हम तत्व रात 12 तो आप अपनी बात रखिए ना, आप किसी को जोकर थोड़ी कह देंगे। नहीं, हम बिल्कुल बोलेंगे जोकर जैसे बात। अगर उन्होंने आपसे या किसी से कोई ऐसे अपशब्द कहे, जोकर जैसे अगर कोई बात करेंगे, जोकर जैसे रिंग में कोई, वो आपकी नजर में जोकर हो, लेकिन बोल नहीं सकते ना। रात अगर सेटिंग होता है रात 12 बजे, ईडी ने रात 12 बजे ईडी में अभिषेक जी को साली जी को क्यों बुलाएंगे? मैं जवाब ठीक है, मैं जवाब दे दूं? कुमार शेखर, सुनिए, सुन को लीजिए। अब जवाब ले लीजिए ना। आप जोकर की भी बात सुनिए ना। तो धन्यवाद। देखिए, जब आप किसी की दुखती रग पे हाथ रख सकते हैं तो सबसे पहले सामने वाले का घुटन जो है वो अप्रासंगिक निकलता है, और दूसरी चीज वो आपको जोकर और मीडिया गोदी मीडिया भी कहेगा। मैंने किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में बात नहीं की। मैंने जो बीजेपी और टीएमसी के बीच जो चल रहा है उसकी बात की। बिल्कुल। 8 मामले दर्ज हैं। मैं आपको बता दूं, एक पशुओं को बांग्लादेश पहुंचाने का, कोल को लेकर, अवैध संपत्ति को लेकर, अवैध पैसे को लेकर, जमीन के खरीद फरोख्त को लेकर, और 2 और मामले दर्ज हैं अभिषेक के खिलाफ। क्या अभिषेक को उठाया गया? क्या उनकी बीवी को उठाया गया? वो तो पॉलिटिकल स्टंट किया जाता है सर, कि मीडिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि ईडी का डंडा बराबर चल रहा है। 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पिछले 4 साल में ईडी ने जब्त की है। और मुझे बताइए, और यही बात अश्विनी जी कहना चाह रहे थे, यही बात अश्विनी जी कहना चाह रहे हैं कि मिला ना कहीं ना कहीं से कुछ। नहीं, एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ सर, प्लीज।
जोकर हूँ मैं तो। हाँ। संजय सरकार जी, सुन लिया आपने? वैसे भगवान को भी जोकर लोग, कुछ लोग कहते हैं कि जो करता है सृष्टि में, जो चीजें होती हैं वो एक जोकर करता है। ऐसे भी तथ्य दिए गए। लेकिन एक अतिथि देवो भव होता है, इस तरह से आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात रखिए, हमने आपको मौका दिया। अपमान नहीं कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बात सुनिए। और जिसके पास कुछ करने का मादा होता है, जिसको चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है, उसको भी जोकर कहा गया। नहीं, मैं एक चीज आपको बता रहा है, सुनिए, एक चीज बता रहा है आपसे। अच्छा, 1000 करोड़ का संपत्ति बोल रहे बंगाल से उठाए, आप दिखाइए तो, गिन के दिखाइए तो। नहीं, मैंने बंगाल से नहीं कहा। संजय जी, आप बात नहीं समझ रहे हैं ना। कर सकते हैं आप, प्रूव नहीं कर सकते, आपको नहीं है। और अभी सुनिए संजय सरकार, पूरी बात समझ लीजिए, उसके बाद आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में बैठे हैं आज। नहीं, गुस्से में नहीं। हाँ, नहीं, ऐसा लग रहा है। आप बात सुने बगैर जवाब दे रहे हैं ना। कभी गुस्सा नहीं करता। आप देखिए, आप बात का जवाब सुने बिना ही रिप्लाई कर रहे हैं। सबसे दूर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये, उनका अपना कहना नहीं है। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बंगाल से बरामद हुआ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे दुख की बात है रविंद्र जी, आप मेरे को एक्सप्लेन करने नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप खूब एक्सप्लेन करिए, लेकिन आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे थोड़ा बड़ा अजीब लग रहा है। अगर गाय बॉर्डर से जाता है, वो तो मच्छी ये नहीं है, आपको मच्छर नहीं जो उड़ के चला जाता है, तो वहाँ पर बीएसएफ रहता है, कस्टम्स रहता है, उसके अलावा आईबी का रहता है, रॉ का रहता है, एनआईए का रहता है, पूरा डिटेल टीम रहता है वहाँ पर। तो कैसे चलेगा? तो मीडिया ने इस खबर को चलाया, लगातार चलाया। आपका लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? देखने का जिम्मेवारी किसका? आपका लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? नहीं, लोकल इंटेलिजेंस बॉर्डर को अंदर पहले 15 किलोमीटर था, अभी 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर तक लोकल इंटेलिजेंस जाता है। तो आप इन्फॉर्म दीजिए ना, इन्फॉर्म कीजिए उन्हें। आप देख लीजिए, और बॉर्डर का जो टोटल लॉ एंड ऑर्डर रहता है ना, ये बीएसएफ रहता है, बीएसएफ को एनआईए। अरे सर, वहाँ कोई पशुओं की फसल उगाई जाती है क्या सीमा पे? अरे अंदर से ले जाए जाते होंगे, आप अंदर अपने आप को मजबूत कीजिए। मैं वही पूछ रहा अश्विनी जी, हूं, वो तो मच्छर नहीं है, ठीक वो तो मच्छर नहीं है। संजय दादा, हाँ, मुद्दा कुछ दूसरा है। आप कहाँ चले गए? आप तो बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, और जोकर और इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने तथ्यों पर बात रखने आए हैं। देखिए, आपके ममता दीदी ने, अगर पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई, कहीं से कुछ उनके ऊपर उंगली उठी है, तो पुलिस के साथ वो धरने पर बैठी है। ये कर लोकल इंटेलिजेंस की कहाँ बात करते हो? तो फेल्योर है आपका। उन्होंने उन लोगों के साथ धरने पर बैठने का भी काम किया है। और 103 करोड़ की संपत्ति, अगर हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा 1000 करोड़, तो पूरे देश में कई जगह कहा 103 करोड़ उनका है, माझी का है 40 करोड़, महतो का है 22 करोड़, जो मुझे याद है। अणुव्रत जी की संपत्ति कितनी जब्त हुई है वो मुझे नहीं याद आ रहा है। तो लगभग 25% तो आपके यहाँ से ही है, 1000 करोड़ का 250 करोड़ के आसपास यही हो रहा है। तो संजय दादा, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ कोल घोटाला नहीं हुआ, तस्करी नहीं हुई, ये सब चीजें हैं, 16,000 करोड़ को ये सब। लेकिन अब आइए मुद्दे पर, वापस लौटते हैं। नसीम जी, राहुल गांधी चल तो पड़े हैं, लेकिन कोई उनके साथ नजर आएगा भी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि एक मूवी थी, आपको ध्यान होगा, बड़ा बेहतर डायलॉग था असरानी का, उसमें शोले फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें था कि आधे दाएं जाओ, आधे बाएं जाओ, आधे मेरे पीछे आओ। पता लगा पीछे मुड़ के देखा कोई है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं होगा? निश्चित रूप से आपका आकलन ये हो सकता है। और हम आज के टाइम में भारतीय मीडिया से, जो स्ट्रीम मीडिया है, उससे कोई और उम्मीद करते भी नहीं है। अच्छा, लेकिन आज के समय में आधे जाओ और आधे इधर आओ, आपकी तरफ से हम बात करें तो बड़ा बेहतर है। मैं तीखा सवाल कर दें तो आप क्वेश्चन मार्क लग जाता हमारे ऊपर। मेरी सुन लीजिए, बीच में ना रोके आप मेरे ऊपर इतना, और मेरे नेताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो नहीं, मैंने प्रश्न मैंने पूछा, आपसे जवाब दे। बहुत लंबे समय इस देश की सेवा की, आपको ध्यान रखना चाहिए। किसने? आज आपने जो कहा आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ जी, और अकेले खड़े रह गए। हाँ, उसका कारण है, मैं बता दे रहा हूँ उसका कारण क्या। देश में मोदी सरकार की हो सकती है नसीम जी, उसका कारण बता दे। आज के समय में नसीम जी, उसका कारण बता दे रहा हूँ। नेता के पास दिखाई दे रही है। ठीक है, आप जवाब दे लीजिए, बात तो सुन लीजिए। उसका कारण, उसका रीजन है, जो मैंने सवाल पूछा उसका रीजन है ना सर। अखिलेश यादव गठबंधन करना नहीं चाहते थे, मायावती जी बैकफुट पर चली गई। अब वो जहां जहां जा रहे हैं सब पीछे भाग रहे हैं कि वो कह रहे हैं इनके चक्कर में हमारी सीटें ना कम हो जाएं। इस वजह से मैंने ये है कि आप एक सवाल करते हैं, जब मैं उसका जवाब देता हूं तो काउंटर जवाब सवाल नहीं, मैंने सवाल क्यों किया इसलिए पूछा मैंने। मुझे सवाल का जवाब रखने दीजिए आप। ठीक है, रखिए। और ये पूरी मीडिया का आज ये हाल है, पूरी मीडिया का। अच्छा,
ये जो आपने कहा आधे इधर जाओ आधे इधर आओ, हाँ। आप इंतजार करिए 2024 का। सर कितना इंतजार करें? 2014 के बाद तो इंतजार ही कर रहे हैं। 2024 का इंतजार करिए। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, उनकी महत्वाकांक्षा है। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री जब बनना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। चंद्रबाबू प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री बनना चाहती है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन 2024 में जब हम विपक्ष बैठेंगे तो वहां तय करेंगे कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि आप जो ये कह रहे हैं आधे इधर जाओ आधे इधर आओ, आज के समय में ये स्थिति भारत सरकार की हो सकती है। नहीं तो अभी तो कुमार श्रीकांत जी कह रहे थे अगर वो बीजेपी के पिच पे खेलेंगी ममता बनर्जी तो साथ में कौन रहेगा आपके? गठबंधन कैसे मजबूत होगा? कहने लगे जाने दीजिए, भारत की जनता हमारे साथ है। कन्याकुमारी से एक कारवा चल पड़ा है, जिसको वोट देना है। बच्चा बूढ़ा नौजवान एक हुजूम राहुल गांधी के साथ चल रहा है। और जैसे जैसे पद यात्रा उत्तर भारत के अंदर बढ़ेगी, एक सैलाब उत्तर भारत के अंदर राहुल गांधी के पीछे आएगा। आप इस बात का ध्यान रखना। कुमार श्रीकांत हमारे लिए मुद्दा ये नहीं है। ठीक है, जवाब दे रहे कुमार श्रीकांत जी कहना चाह रहे हैं। अभी मेरी सुन लीजिए। हाँ। आप ये कह रहे हैं आपको चिंता है कि ईडी ने इतना रुपया पकड़ा। ईडी ने रुपया पकड़ा, वो भारत के अंदर है। हाँ। लेकिन आप उस रुपए का क्या करेंगे? कौन जवाब देगा उस रुपए का जो 2014 के बाद और आज तक 23 बैंक घोटालेबाजों ने कई हजार करोड़ के, इसका जवाब हम अश्विनी जी से ले लेंगे। अभी तो श्रीकांत जी कुछ कहना चाहते हैं। टोक बात किया, नसीम जी, श्रीकांत जी को सुनिए। दिल्ली की सरकार ने नसीम जी दूसरे को बोलने का मौका दे। जो पैसा पकड़ा जो हमारे दूसरे को बोलने का मौका दे, दूसरे को बोलने का मौका दे। सुन लिया हमने आपको, सुन लिया। ठीक है, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ठीक है, ठीक है, राहुल गांधी जो ठीक है। नाराजगी मत कौन देगा? ठीक है, अरे बोलने तो दीजिए सर। पेट्रोल, उसका जवाब कौन देगा? नसीम जी बोलने तो दीजिए। नसीम भाई, मुझे लगता है राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है। हाँ। जो लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के नेता को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की और पदयात्रा करने की आजादी। आपको पता है, इससे पहले चंद्रशेखर जी ने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री, आपको पता है, बलिया से आते थे और देश के प्रधानमंत्री बने, आपको पता है। लेकिन चंद्रशेखर की जो यात्रा थी, अगर आपने देखा होगा, और उस वक्त के समाचारों में राम बहादुर राय ने भी इस बात को टिप्पणी की थी, भले ये उनके अपोजिट खड़े थे, कि चंद्रशेखर जब पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे उनके पैरों में छाले पड़ते थे। वो बिना किसी लाव लश्कर के और बिना किसी गाड़ी के सकते थे। क्यों? क्योंकि वो चंद्रशेखर की पार्टी जो है जनता दल, और उस वक्त जो पूरी पार्टी थी, एक तरीके से कहा जाए तो गैर कांग्रेसी पार्टी थी, वो सारा चीज ऑर्गेनाइज कर रही थी। यहाँ मैं भारत जोड़ो जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसकी बात बता रहा हूँ। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है और जेडीयू के सांसद हैं केसी त्यागी के बेटे हैं, और लगातार 2014, 2017, 2019, 2022 और बीच में कुछ और राज्यों को अगर ले लिया जाए तो राहुल गांधी की कैंपेनिंग का काम कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास है। और कैम्ब्रिज एनालिटिका, अगर आपको पता है, तो स्वीडन की कंपनी है जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है और वो भारत में भी काम करती है, कैम्ब्रिज एनालिटिका। अब ये बताइए, जब ये कंपनी न जाने कितने करोड़ों रुपए लेकर किसी का फेस चमकाने की कोशिश करेगी, यानी कि प्रोडक्ट बेहतर नहीं है, आप उसकी पैकेजिंग बेहतर करेंगे। श्रीकांत जी, ये आरोप तो बीजेपी के ऊपर भी लगा है, कहीं ना कहीं अडानी से जोड़कर उनको देखा जाता। ये आरोप राजीव गांधी के ऊपर भी लगा था कि वो भी अपने किसी व्यवसायी दोस्त को लेकर आए थे। लेकिन राजीव गांधी पे जो आरोप लगा, वो संजय सरकार कुछ करना चाह रहे हैं। वो बात संजय सरकार ये बीच में मत टोकिएगा। ये भाई साहब, लेकिन वक्त कम है, संक्षेप में बोलिएगा, अश्विनी जी को टाइम देना है। मोदी जी को 5 भाई है, ठीक है ना? 5 भाई कहाँ भाली है, अश्विनी जी को जानकारी होना चाहिए। सोमा भाई मोदी गुजरात भर्ती बोर्ड का चेयरमैन है। श्रीकांत जी कह रहे हैं व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं क्या? सबसे बड़ा श्रीकांत जी बोल रहे हैं व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं क्या? सोशल मीडिया से जानकारी मिली। 3-4 जगह किसको ये है, फ्रेंचाइजीज लेकर बैठे हुए हैं। ये रिलायंस में फ्रेंचाइजी, नसीम जी का शायद फोन कट गया, देखिए। अच्छा, मुझे बताइए, ये कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, टीएमसी के हो, इनकी अपनी अलग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, और वो बीजेपी वाले भी व्हाट्सएप खोल के बैठ जाते हैं, टीएमसी वाले भी और कांग्रेस वाले सब व्हाट्सएप खोल के बैठ जाते हैं। ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिए। अश्विनी जी, बहुत आरोप लग गया आप पे, जल्दी जवाब दीजिए, फिर जरा कांग्रेस के पास। मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। ठीक है संजय जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ले लिया आपको। कुमार श्रीकांत जी ने कहा सबको यात्रा करने की वो है, तो यात्रा पर मुझे 2 बातें कहनी है। एक, 2017 में इन्होंने यात्रा किया था देवरिया दिल्ली तक,
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 7 सीटों पर आकर सिमट गए 39 सीटों से। उसके बाद एक पंजाब की यात्रा की, 3000 ट्रैक्टर की रैलियां निकाली और यात्रा किया, पंजाब की सरकार चली गई। उसके बाद इन्होंने तेलंगाना और आंध्रा में भी पदयात्रा किया, पदयात्रा बहुत कर चुके हैं। ठीक है, ये तो पदयात्रा की तो बात हो गई। अश्विनी जी, यहाँ पर 2 फैक्टर हैं जो माइनस और प्लस में है, जो कांग्रेस के लिए पॉजिटिव है और बीजेपी के ऊपर आरोप है। वो ये है कि कांग्रेस जो है गठबंधन की सरकार को अच्छी तरह चलाती है, लेकिन बीजेपी को गठबंधन से चिढ़ है। देखिए, गठबंधन एनडीए हमारा बना ही गठबंधन पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितने दलों के साथ गठबंधन की सरकार चलाई। वर्तमान की बात और वर्तमान में जैसे नीतीश ने आरोप लगाया था कि भाई हमारी सरकार को जिससे गठबंधन करते हैं उसको ही कमजोर कर देते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया महाराष्ट्र का दिया और अपना खुद का बिहार का दिया। देखिए, सेना को खत्म किया। अरे रुक जाइए नसीम भाई, आप बहुत बोल रहे हैं, मैं तो कुछ बोला नहीं। नसीम जी आ रहे हैं, चला जाऊं। नसीम जी, मैंने सुना है। नसीम जी, समय कम है। अरे भारत की गरिमा रखिए भाई, भारत की गरिमा रखिए। सवाल हम पूछ रहे हैं। 0% कांग्रेस बिना मतलब में। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, महाराष्ट्र में हम चुनाव लड़े, किसके साथ? शिवसेना के साथ चुनाव लड़े। जनमत हमको जनता ने दिया, मैंडेट दिया, हम दोनों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, हमारा साथी छोड़कर भाग गया। बिहार में लड़े नीतीश जी के साथ, नीतीश जी हमको छोड़कर भाग गए, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है रविंद्र जी? वो यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आप तो जिससे गठबंधन कर रहे हैं उसको ही कमजोर कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू देखिए, बिहार में लोगों के साथ लड़ा और उसे ही खत्म कर दिया। उसमें उसका क्या दोष है बताएं? ठीक है, चलिए 2 पार्टी। अब नसीम जी, मैं दे रहा हूँ, नसीम जी, रामविलास का लड़का तो इनके साथ लड़ा था, उसे ही खत्म कर दिया। देखिए, कांग्रेस जो है इनका चीजों से दूर है। अभी वो ये सोचने का समर्थन कौन कर रहा है? नहीं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं घबराहट तो है ना। कौन को स्वीकार कर रहा है? ये देखिए, आपको 2024 में मोदी जी, कुमार श्रीकांत जी, और क्या स्थिति होने वाली है? क्या 2024 में नीतीश जिस तरह से चले हैं और ममता अपना दूसरी पिच पे जैसा आपने बताया खेल रहे हैं, विपक्ष उस तरह से मजबूत हो पाएगा जैसे पहले हुआ? सर, पीएम की सीट खाली नहीं है अभी और कभी भी नहीं हो पाएगा। सबकी एक महत्वाकांक्षा, और मुझे लगता है इसमें कांग्रेस को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अगर कांग्रेस, लेकिन वो तो अध्यक्ष पद के लिए लड़ रही है ना, अभी तो अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए लड़ रही है, ये छोड़ दीजिए। हम आज देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। नसीम जी बोल रहे हैं, समय नहीं। नसीम जी ठीक है, नसीम भाई मैं अपनी बात पूरी कर दूं। देखिए, सुन लेते, कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे मुझे लगता है ममता बनर्जी पे नहीं आएंगे, नीतीश पे नहीं आएंगे, और अरविंद केजरीवाल ने कोई नहीं आएगा, वो आएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का ही अम्ब्रेला ऐसा है जिसके अंदर आने के पास विपक्ष एक साथ खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि छत्रपों में अभी फिलहाल मुझे इतना दम नहीं लगता कि वो बीजेपी को 24 में चुनौती दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय समाप्त हो गया है, तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मोर्चा बनाएंगे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार मशाल अपनी लेकर चल दिए हैं, कांग्रेस अपनी तरफ चल रही है। तो भाई एकजुटता दिखाइए तो पहला, और ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन जो बात कही है श्रीकांत जी ने कि अगर सबसे ज़्यादा मजबूत कोई है तो वो है कांग्रेस, और कांग्रेस ही चुनौती दे पाएगी, ये इशारा उन्होंने कर दिया। अब देखना है आगे क्या होता है, नीतीश कुमार किस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।